एक मिनट देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या आलू क्यों नहीं डिफाइंड हो पाया। Here we got the आलू, ठीक है। Dough is ready and here is the raw dough. Dough is ready for go for the next step. अभी तक पिज्जा बेक ही हो रहा है। हाँ, तो कुलचा इज फ्राइड एंड देन कुलचा इज रेडी। सो कुलचा इज रेडी टू सर्व। अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि ये खुद मेरे को बोल रहा है कि एक काम करो भाई, इसको हटाओ और असिंक फंक्शन में जाओ, है ना। अब ये खुद ही रेफर करने लग गया, ठीक है, कि इस तरह से तुमने कोड लिखा है, बहुत अच्छा किए हो, लेकिन एक काम करो असिंक फंक्शन में जाओ। ये सब क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हो, गिटहब से सीख लो और असिंक फंक्शन में जाओ। तुम्हें समझ में आ तो रहा है ना कि प्रोसेस किस तरह से है। अब यहाँ से खुद रेफर करने लग गया कि अब एक काम करो, आप असिंक फंक्शन में जाओ, ये सब क्या कर रहे हो। तो ये एक तरीका है करने का, ठीक है। इस तरह से आप देन का यूज करके कर सकते हो, लेकिन बेटर वे है कि हम एसिंक्रोनस फंक्शन पढ़ ले और एसिंक्रोनस फंक्शन यूज करके करें। तब हमें इतना मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और इतना हेक्टिक नहीं है। एसिंक्रोनस कोड एक सिंक्रोनस कोड के जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो है एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। तो क्या करना है उसमें, कुछ भी नहीं करना है। जो आपने यहाँ तक अभी तक जो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, ये तो एज इट इज ही रहेंगे, प्रोमिस तो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन देन नहीं रहेगा। देयर विल बी नो मोर देन आलू अंडरस्कोर कुलचा अंडरस्कोर प्रॉमिस डॉट जेएस, और ये सिंक से करेंगे। अब यहाँ पे जाते जाते एक चीज देख के जाओ कि यहाँ पर भी डॉट देन है और यहाँ पे भी मैंने डॉट देन लिखा है। रिटर्न मेक आलू जो था उसको दो का जरूरत था, और उसके बाद यहाँ से एक और स्टेप हुआ, तो ये भी खुद में एक प्रॉमिस चेनिंग के में चला जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे हुआ है ना कि आलू देना पड़ा ना मेरे को मेक आलू कुलचा बनाने के लिए, तो ये प्रॉमिस चेनिंग का रीजन है, ठीक है। 1 2 3 ये प्रॉमिस चेनिंग है, ये खुद में नेस्टेड हो चुका है, ठीक है। और क्योंकि ये नेस्टेड हो गया तो ये उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस से भी बचने के लिए हमारे पास असिंक्रोनस कोड है। तो उसमें क्या करना है, कुछ भी खास नहीं है, ये पूरा चीज तो सेम ही रहेगा, लेकिन बाहर आने के बाद एक एसिंक फंक्शन आपको लिखना है, एसिंक्रोनस फंक्शन। और वो फंक्शन रहेगा जैसा नॉर्मल फंक्शन होता है, ठीक है। और इधर हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पुट करते हैं। ये ट्राई ब्लॉक रहेगा, इसके बाद कैच ब्लॉक रहेगा, और कैच ब्लॉक एकदम सेम जैसे थोड़ी देर पहले आपने कैच ब्लॉक देखा था, वो कैच एरर लेता है और उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग और फिर एरर होता है, एरर और फिर एरर को प्रिंट कर देता है। वो सब चीज़ें सेम ही रहेंगे। उसके बाद फाइनली ब्लॉक रहता है, तो ये चीज़ें सेम ही है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे आई एम डन कर देगा, मैं थक चुका हूँ पिज्जा बनाते बनाते, पिज्जा बनाते बनाते आगे बढ़ जाऊँ। सो असिंक्रोनस फंक्शन यहाँ पे है। तो अब ये एसिंक्रोनस फंक्शन का जो ट्राई ब्लॉक है ना, इसको हमें समझ लेना है, तो बाकी काम बाकी तो सेम ही है। यहाँ पे देखो क्या होगा, अब हम कॉन्स्ट क्या करेंगे, आलू यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आलू इज इक्वल्स टू अवेट कीवर्ड यहाँ पे लगाएंगे, अवेट, और इसके बाद हम गेट आलू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं,
एकदम सिंपल हो चुका है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखो ये वेट करेगा जब तक कि आलू नहीं आ जाता, जब तक आलू नहीं आ जाता तब तक नीचे वाला प्रोसेस हमें ही करेगा। ठीक है, देयर इज नो मोर नेस्टिंग नथिंग। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कंसोल कर दीजिए, कंसोल डॉट लॉग रिसीव पैकेट आलू। एक्चुअली सर्वर में हम ऐसे ही लिखते हैं ना, रिसीव पैकेट, तो मैंने रिसीव पैकेट आलू लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप आलू को प्रिंट कर सकते हो, आलू, तो आलू प्रिंट हो गया। अब इसके बाद आप एक और फंक्शन बनाओ कॉन्स्ट डो करके। ठीक है, डो बनाया, दैट इज इक्वल्स टू अवेट, और इसके बाद आप यहाँ पे लिखो मेक डो, और मेक डो को क्या जाएगा, मेक डो को आलू जाएगा, मेक डो को आलू चला गया। और फिर यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग पैकेट डो किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने को प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, कॉन्स्ट कुलचा इज इक्वल्स टू अवेट मेक आलू कुलचा, और उसको दो चीज पास होगा, आलू, आलू भी पास होगा और डो भी पास होगा। कुलचा इज रेडी टू सर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुलचा को प्रिंट करते हैं। आया समझ में? ये है तो असिंक्रोनस कोड ही, लेकिन दिख रहा है ना एक सिंक्रोनस वे में, जैसे हम नॉर्मली कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं उसी तरह से दिख रहा है, वापस घूम फिर करके उसी तरह से आगे ना, जैसे नॉर्मल फंक्शन कॉल करते थे। लेकिन उसके आगे एक अवेट फंक्शन लगा देने से पूरा कहानी खत्म हो चुका है। बट समझाना बहुत जरूरी था और समझना भी बहुत जरूरी था कि इसमें हुआ क्या। अब देखो, चला ही नहीं, लेट डन कैसे हो गया? एरर भी नहीं दिया, एक मिनट रुको। कोड में तो कोई एरर नहीं है, ये डायरेक्टली डन कैसे होगा? अरे मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, सॉरी, फंक्शन नेम को कॉल भी तो करना था। अब देखते हैं एक एक करके। सो हियर वी गॉट द आलू, रिसीव पैकेट आलू। ठीक है, इसके बाद कुछ देर वेट करेंगे, फिर आएगा dough is ready and here is the raw receive packet dough. Kulcha is ready and then kulcha is fried and then kulcha is ready. Kulcha is ready to serve. I am done. आया समझ में? अब आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए असिंक अवेट में। और हाँ, ये दो चीज जो है, प्रॉमिस
प्रॉमिस फिर भी समझ में आ जाता है। कॉल बैक्स इज वेरी हेल्प, ठीक है, उसको हेल ही समझ कर रखो, क्योंकि एक के अंदर एक नेस्टेड वे में है, तो ये तो हेल है ही, कुछ नहीं कर सकते। उसी से बचने के लिए ही आपके पास असिंक है, तो असिंक का यूज करें और जिंदगी आसान बनाए। असिंक में क्या करना है, सिंपल प्रोमिस है, जो कि प्रोमिस आपने सीखा था, सिंपल उतना ही है। प्रॉमिस है, पहले आपको प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, और फिर प्रॉमिस को सिंपल वे में, जैसे कि आप सिंपलेस्ट वे में कॉल करते थे, वैसे ही कॉल करना है, लेकिन अवेट कीवर्ड के साथ। अवेट कीवर्ड क्या करेगा, कुछ देर तक वेट करेगा, जब तक कि वो पैकेट रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे, और कैच ब्लॉक के अंदर हम एरर को कैच कर रहे होंगे, और फाइनली हम लिखेंगे आई एम डन, यहाँ मेरा हो चुका है। क्या इसमें समझ में आया जो भी मैंने समझाया? ठीक है, लास्ट चीज, एपीआई कॉल से समझ के खत्म कर देते हैं, एपीआई कॉल डॉट जेएस। इसके बाद और आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिएक्ट जेएस या फिर जो भी आपका नेक्स्ट पढ़ने का इच्छा है, मॉन्ट स्टैक, वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इतना ही जावास्क्रिप्ट है जो नहीं समझ में आता है, चाहे आप कितना ही मेहनत कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एपीआई कॉल समझेंगे कि एपीआई कॉल किस तरह से किया जाता है और ये किस तरह से काम करता है। सो देखिए, कॉन्स्ट एपीआई की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप अपना एपीआई की लिखना, योर एपीआई की, ठीक है, यहाँ पे आप अपना एपीआई की लिख देना। इसके बाद असिंक कीवर्ड का यूज करके हम एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे होंगे, फंक्शन फेच डेटा, ठीक है। अभी भी जस्ट सीखा जैसा, ये रेस्टोरेंट फंक्शन, सॉरी, ये फंक्शन जैसे आपने सीखा, असिंक फंक्शन, फंक्शन का नेम था, तो वैसे ही असिंक फंक्शन, और ये फंक्शन का नाम क्या हुआ, फेच डेटा फंक्शन। अब ये फेच डेटा फंक्शन बाहर से कॉल हो रहा होगा, ऑब्वियसली, जैसे कि थोड़ा देर पहले कॉल किए थे, फेच डेटा फंक्शन। अब किसके लिए डेटा फेच करना है, वो सिटी का नाम आप यहाँ पे डाल दोगे, तो सिटी का नाम लेट्स सपोज अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, जो भी है, ठीक है, ये सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे इंडिया डाल देना है, ठीक है, यहाँ आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक का आपको यूज करना है, ट्राई, और बाहर में एक कैच ब्लॉक होगा, इसके बाद एक फाइनली रहता है जो कि हमेशा जरूरत नहीं है। सो ट्राई, यहाँ पे क्या, ट्राई में हम क्या लिखेंगे, देखिए, कॉन्स्ट, जो भी डेटा आपका सर्वर से आ रहा होता है उसको आप रिस्पॉन्स लेते हो, क्योंकि वो डेटा बाहर से आ रहा था, सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, ठीक है, अवेट। अब फेच फंक्शन जो है, ये जावास्क्रिप्ट का खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। फेच फंक्शन जो है, ये जावास्क्रिप्ट का खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। वो इनपुट में क्या लेता है, रिक्वेस्ट लेता है, यूआरएल लेता है। वो रिक्वेस्ट इनको क्या हो सकता है, कोई भी रिक्वेस्ट इनको हो सकता है, या तो यूआरएल हो सकता है, देखो और ऑपरेटर लगाए मतलब यूआरएल हो सकता है, इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क कि रिक्वेस्ट इनिशिएशन होगा, या तो रिक्वेस्ट अनडिफाइंड होगा, या तो रिक्वेस्ट भेजेगा या तो अनडिफाइंड भेजेगा। और अपने आप में क्या है, वो एक प्रॉमिस है, यानी कि फेच फंक्शन क्या है, एक प्रॉमिस है। क्लियर, जो प्रॉमिस आप यहाँ पे बना रहे थे ना, गेट आलू फंक्शन, ये क्या था, एक प्रॉमिस था, ये एक प्रॉमिस था, ठीक है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट का खुद का बनाया हुआ फंक्शन जो है, वो है फेच फंक्शन। क्लियर, तो जावास्क्रिप्ट का खुद का बनाया हुआ फंक्शन है ये फेच फंक्शन। अब ये फेच फंक्शन के अंदर आप यूआरएल डाल रहे होंगे, ठीक है, इस फेच फंक्शन के अंदर आप यूआरएल डाल रहे होंगे। ये यूआरएल डालने के बाद जो डेटा आपको मिलेगा, वो डेटा को आपको जेसॉन से, माने जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको बिट स्ट्रीम में डेटा मिलेगा, उस बिट स्ट्रीम डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट होगा वो भी आपको नहीं जानना है। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा आपका अवेट में डालिए, फिर रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स डेटा जो है उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर। अगेन ये एक क्या है, प्रॉमिस है। अगेन ये एक प्रॉमिस है। देखिए, बॉडी डॉट जेसॉन प्रॉमिस, इसने क्या किया, एक रेस्पॉन्स को जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया विद अ प्रॉमिस, ठीक है। तो डेटा कन्वर्ट हो चुका है। अब हम डेटा के साथ जो भी काम करना है, अब हम डेटा के साथ काम कर सकते हैं। तो इतना ही था जो कि आपको अस्सी का जानना था। इसके बाद तो डेटा आ गया आपके पास। कॉन्स्ट टेम्परेचर अगर आपको निकालना होगा, तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेटा का मिनिमम टेम्परेचर निकाल लो, मिनिमम डॉट टेम्परेचर, मैक्सिमम डॉट टेम्परेचर, वटेवर, ठीक है। इसके बाद आपको अगर वेदर डिस्क्रिप्शन निकालना हुआ, तो कॉन्स्ट वेदर डिस्क्रिप्शन, वेदर जीएससी इज इक्वल्स टू डेटा डॉट वेदर, जिसका वेदर आपको जानना है, डेटा डॉट वेदर, ठीक है।
उसका 0 नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन। तो ये तो आपको और ऐसे समझ में आ जाएगा जब आप वो देखोगे JSON फाइल किस तरह से फॉर्मेटेड किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग वेदर जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, मैं आज बजे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप एरर को फेच कर रहे होंगे, जो कि अगेन सेम चीज़ है जो अभी तक सीख किया है। यहाँ पे आपका एरर फेच हो रहा होगा और आपको यहाँ पे कंसोल लॉग करके एरर को प्रिंट कर देना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को समझने के लिए। किसी भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को समझने के लिए ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। आया समझ में? तो एटलीस्ट 2 घंटा लगता है पूरा जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझने में, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉल बैक क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, कॉल बैक हेल्प क्या है, एरो फंक्शन क्या है, ये पूरा चीज़ समझने में हमें थोड़ा सा ही टाइम लगता है। बट हाँ, एक बार समझ में आ जाए तो फिर उतना ही ईजी है, ये कुछ नहीं है। ये जगह पे प्रॉमिस है, ये जगह पे भी प्रॉमिस है। ये कुछ देर के लिए वेट करता है जब तक कि ये रेस्पॉन्सेज उसको नहीं मिल जाते, उसके बाद जाकर के ये पूरा काम होता है। क्लियर? आया समझ में? बस इतना ही था जो भी था जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई गेस इसके बाद कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि डाउट अगर है तो फिर वो आपका रिलेटेड होगा ये एरो फंक्शन से रिलेटेड, या ये किस तरह से बना होता है, क्योंकि इतना डिटेल्स में नहीं समझ में आता। मैं खुद भी बहुत दिन लगा इसको समझने में। तो देख लो आराम से। 3 तरीके का फंक्शन हमने स्टार्टिंग में देखा, नेम फंक्शन, एरो फंक्शन, फिर तुम्हारा असिंक्रोनस फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे जो बना हुआ है वो नेम फंक्शन है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो असिंक्रोनस बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे कहाँ पर किस तरह से यूज़ कर रहे हो, वो तो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। बाकी यही चीज़ है, ठीक है? क्लियर है? और एक चीज़ यहाँ पे कि अगर आप रिजॉल्व की जगह पे, सपोज यहाँ पे मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको रिजॉल्व ही करता हूँ मैं। इसको मैंने रिजॉल्व ही किया। इस नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने इधर पे रिजेक्ट कर दिया, फॉर एनी रीजन मैंने इधर रिजेक्ट कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है। फॉर एनी रीजन अगर वो रिजेक्ट होता है तो देखो, आलू तो मिल चुका है, आलू मिल गया। अब कुछ देर वेट कर रहा है, डो भी रेडी हुआ, लेकिन एरर आ गया है और फिर यहाँ से डे एंड हो गया। डो बनने तक का सफर हुआ लेकिन आपका कुलचा नहीं बना, फॉर एनी रीजन कुलचा नहीं बन पाया और रिजेक्ट हो गया। क्लियर है अभी? तो फॉर एनी रीजन यहाँ पे नहीं बन पाया और ये इस तरह से निकल जाते हैं कोर्स से। तो जिस भी स्टेप में प्रॉब्लम होगा उस स्टेप से वो यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ पे भी लेट सपोज अगर रिजॉल्व है, मेक डो तक भी ठीक था, वो भी बन चुका था, ठीक है। यहाँ पे पीस उसने कुलचा भी बना लिया था, लेकिन सर्व करने से पहले लेट सपोज उसका कुलचा गिर गया, ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये आपको इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें आलू मिला, गॉट का आलू हो गया, ठीक है। So is ready. Here is the dough. So is ready. Go for the next step. अब यहाँ पे कुलचा बन रहा है आपका। अच्छा, कुलचा बना, फ्राई भी किया, कुलचा रेडी भी हो गया, लेकिन सर्व नहीं कर पाया, ठीक है। फॉर एनी रीजन कुलचा रेडी भी हो गया था लेकिन फिर भी सर्व नहीं हो पाया और शॉप क्लोज हो गया क्योंकि डे एंड हो चुका था। तो ये तो फाइनली है। इसका मतलब रिजेक्ट एंड रिजॉल्व हमारे लिखने पर डिपेंड करता है, करेक्ट? रिजेक्ट एंड रिस्पॉन्स आपका, माने रिजेक्ट एंड रिजॉल्व जो है वो आपके लिखने पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लिखना चाहते हैं, ठीक है।
अच्छा, और एक चीज कि यहाँ पे रिजेक्ट एंड रिस्पॉन्स किस तरह से हैंडल किया जाता है, यहाँ पे भी रिजेक्ट एंड रिस्पॉन्स इसी तरह से, मतलब रिजेक्ट और जो भी है इसी तरह से हैंडल किया जाता है। इन्होंने खुद में ही एक फंक्शन बनाया है, फेच फंक्शन। ये देखो इनका फेच फंक्शन। इनपुट ये लेते हैं रिक्वेस्ट इन्फो, मतलब जो कि आप यूआरएल दे रहे हो वो इसका रिक्वेस्ट इन्फो में जाएगा, या तो आप अपना यूआरएल दो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूआरएल लिखा है, मतलब ये यूआरएल मैं कहीं से प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो ये यूआरएल होगा, रिक्वेस्ट इन्फो है या फिर यूआरएल। अब इनिशियलाइज होगा या तो रिक्वेस्ट इनिश करके आएगा, रिक्वेस्ट इनिशियलाइजेशन से, या फिर अनडिफाइंड आएगा। तो अगर अनडिफाइंड आता है यानी अंदर में प्रॉमिस बना हुआ है, ठीक है, अंदर में प्रॉमिस बना हुआ है कि अगर अनडिफाइंड आएगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर रिक्वेस्ट आता है इनिशियलाइज होता है तो फिर रिजॉल्व है, और फिर वहां पे आपको वो मिल रहा होगा। क्लियर है, उनका अपना बनाया हुआ फेच फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का खुद का बनाया हुआ। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोमिसेस उसी तरह से ही हैंडल किया गया है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, इसमें किया हुआ है, तो वही है। बाकी ये समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये आपने खुद से बनाया है। जब आप प्रॉमिस खुद से बना रहे थे तो आपको समझ में आया, लेकिन उससे पहले हमने सेट टाइम आउट फंक्शन देखा, हमने कॉल बैक समझा, तो अपने आप में सारी चीजें रिलेटेड है। क्लियर हुआ। ठीक है, फिर यहीं तक